वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो ये है MHI 08 का हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इवन क्वेश्चन नहीं, आंसर्स भी है। मैंने और क्वेश्चन आंसर दोनों को हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा है। और ये जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उन सबके आगे मैंने ये मेंशन कर दिया है कि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किस ईयर में आए थे। जैसे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2013, 16 और 21 में रिपीट हुआ है। ऐसे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये भी आप देख सकते हो जो 2017, 22 में रिपीट हुआ है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि ये भी 2015, 18 और 2023 में रिपीट हुए। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं और अभी के जून एग्ज़ाम के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने 2 पार्ट तक छोड़ दिया। अब हम जो है थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सेकंड पार्ट की तरफ और थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें से थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन जो है, भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणालियों की ऐतिहासिक भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। एवलेट द हिस्टोरिकल रोल ऑफ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। मतलब ये हमसे ये पूछ रहा है कि जो भारत में मतलब जल संग्रहण करते थे ना, मतलब पानी को बचाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करते थे, वो चीज़ें हमसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए आप 2015, 18 और 2023 में भी रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में पूछा हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि जो मतलब एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, कि जो भारत का जल प्रबंधन है वो सदियों पुराना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जल प्रबंधन की नीतियाँ सिर्फ आज है भारत में, नहीं, ये बहुत पुराने समय से होता है कि जब हम जल को संचय करते हैं, मतलब बचाते हैं किस बहुत तरीक़ों से, चाहे वो नेचुरल हो चाहे कैसे भी तरीके हो, उसके तरीके भी है। मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। जहाँ स्थानीय पर्यावरण और समुदाय आधारित तकनीकों के अनुरूप जल संरक्षण प्रणालियाँ विकसित हुई। मतलब पहले के ज़माने से ही ये चलती आ रही है। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी जो है हम लोग जो है पानी को रिजर्व करके रखते थे। और इन प्रणालियों ने किस किस चीज़ में हेल्प की? खेतीबाड़ी में, कृषि में, जीवन यापन मतलब ज़िंदगी जीने के लिए, पीने वीने के लिए, खाना बनाने के लिए एंड सामाजिक एकता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। India's water management heritage is rooted in community driven systems, है ना, adapted to local geography and climate. These traditional techniques were vital for agricultural livelihood and social cohesion. अब जो भी है कैसे हम पानी बचाते थे, क्या क्या तरीके थे, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रमुख पारंपरिक जल प्रणालियाँ। मतलब कैसे कैसे जल बचाते थे हम लोग बचपन में, मतलब पुराने टाइम में, बचपन में नहीं, ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम में। तो जो पहला है ना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जल संरक्षण की स्थानीय विधियाँ प्रचलित है। मतलब हर जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पानी बचाया जाता है। जैसे कि राजस्थान में जो है बावड़ी, मतलब एक कुएँ टाइप का होता है, वो बनवा दिया जाता है। उसमें जल संग्रहण होता है, जो भी बारिश वगैरह होता है, जोहड़ बनवाया जाता है, उसमें भी पानी को बचा के रखा जाता है। जो तमिलनाडु है उसमें एरी प्रणाली के थ्रू पानी को रिजर्व करके रखा जाता है। महाराष्ट्र में बंधारा बनवाया जाता है और कर्नाटक में जो है कुंड और तालाबों में पानी को संचय करके रखा जाता है और बिना मौसम या ज़रूरत आने पर उस पानी को यूज़ किया जाता है। ये प्रणालियाँ वर्षा जल संग्रहण, भूमिगत जल पुनर्भरण और सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है। जो ये प्रणाली है ना, ये सारी चीज़ें किस लिए हम करते हैं? वर्षा जल मतलब जो बारिश होता है ना, उसके बारिश के पानी को सेव करने के लिए। भूमिगत जल पुनर्भरण मतलब जो भूम जल होता है ना, सर नीचे का पानी, वाटर, तो वो नीचे ना गिर जाए, तो वो टाइम ये सोख करता रहता है। तो वो जो है भूमि जल कहते हैं ना, जिसको लेवल नीचे ना चला जाए पानी का, क्योंकि जब हम मोटर वगैरह लगवाते हैं तो कहते हैं ना लेवल बहुत नीचे है और खुदाई करनी पड़ेगी, तो वो पानी का लेवल नीचे न चला जाए। और साथ ही साथ खेती बाड़ी के लिए यूज़ किया जाता है, फसलों की सिंचाई के लिए। सेकंड वेट देखते हैं, स्थानीय अनुकूलन और डिज़ाइन। मतलब जो जन संरचनाओं का निर्माण, स्थल, आकार और सामग्री स्थानीय भूगोल, वर्षा पैटर्न और मिट्टी के अनुसार चुनी जाती है।
मतलब हर जो भी लोकल एरिया है ना, एरिया के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि राजस्थान हो गया है ना, या रेगिस्तान वगैरह हो गया, तो वहाँ पे बावड़ियाँ वगैरह बनवाई जाती थी, ताकि जो पानी वगैरह है ना वो वाष्पीकरण से बच सके। वाष्पीकरण क्या होता है कि जब पानी कहीं भी इकट्ठा हो और धूप ज़्यादा हो तो वो पानी अपने अंदर सोख कर लेता है ना, तो उसे वाष्पीकरण कहता है। इसलिए ये ध्यान रखा जाता है कि जब निर्माण मतलब एक कार बनाया जाए तो ऐसी चीज़ों से बनवाए, ऐसी सामग्री का यूज़ किया जाए जिससे पानी अपने अंदर सोख ना करे। जैसे कि क्या, हम मिट्टी का यूज़ ना करके हम पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर सकते हैं ना। स्ट्रक्चर वर बिल्ट कंसाइडरिंग लोकल जियोग्राफी, rainfall and soil type. For instance, deep step well in the Thar desert minimized evaporation. सामुदायिक सहभागिता मतलब एक आपस में भाई मतलब मिलचाल, सहभागिता मतलब आपस में मिलजुल के कुछ भी करना। इन प्रणालियों में प्रबंधन स्थानीय ग्राम समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। जैसे कि लोग निर्माण करवाते थे, रख रखाव या जल वितरण में सामाजिक समरसता और उत्तरदायित्व की भावना होती थी। मतलब जैसे अगर बावड़िया वगैरह कुछ बन रहा है पानी को बचाने के लिए, तो उसके लिए सहभागिता दिखाई जाती थी। मतलब जो समुदाय में रहने वाले लोग थे वो आपस में मिलकर कंट्रीब्यूशन करते थे। कोई अपनी जगह देता था, कोई पैसे देता था, कोई अपनी मेहनत दे रहा है, जिसको निर्माण कार्य तो वो करेगा। ऐसे सामाजिक समरसता स्थापित करते थे। अब जो है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी था इसका, क्योंकि जो कई जल संरचनाएँ हैं वो धार्मिक स्थलों से जुड़ी होती थी। इन्हें पवित्र माना जाता था, क्योंकि शादी त्यौहार के टाइम पे जो है इन लोगों इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे आज भी बिहार साइड वगैरह में होता है ना मटकोर पूजा वगैरह, तो उन सब चीज़ों में इसी सब का पूजन या किया जाता है। तो यह है धार्मिक तरीका। उपनिवेशकालीन उपेक्षा और शरण। ब्रिटिश शासन ने आधुनिक नहर और बांधों को प्राथमिकता दी, जिसने पारंपरिक प्रणालियों की उपेक्षित होने लगी। सरकार के नियंत्रण और कर वसूली के कारण सामुदायिक भागीदारी कमज़ोर हो गई। मतलब जो ब्रिटिश शासक वगैरह थे ना, उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी, जिससे जो ट्रेडिशनल मेथड वगैरह थे ना, बावड़ी बनवाना, कुएं खुलवाना, ये सारी चीज़ें बंद हो गई और सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल होने लग गया। और सरकार जो है ना वो टैक्स लेने लगी लोगों से, और टैक्स लेने के जैसे जो लोग थे ना उनकी भागीदारी इन सब चीज़ों में कम होने लगी। During colonial rule, preference was given to canals and dams, undermining indigenous system. Government control and taxation erode community ownership. बोलते बोलते सांस भी फूलने लग जाती है। एक लाइक तो कर दिया करो अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप देख रहे हो और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करने में क्या जाता है। सब्सक्राइब तो आप करते नहीं, लाइक तो कर दिया करो कम से कम। अब जो है हम आंसर का कंक्लूजन बताएंगे कि जो भारत की पारंपरिक जल प्रणालियाँ है ये केवल तकनीकी नवाचार नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक और पर्यावरण संतुलन का प्रतीक भी थी। आज जल संकट के समय में हम इन प्रणालियों को सीख लेना नितांत आवश्यक है। मतलब ये बताता है कि जो हमारी चीज़ें थी ना वो टेक्निक्स वगैरह तो में आती नहीं थी, और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो वो सारी उस टाइम जो है ना हम लोग सामाजिक मतलब आपस में लोग मिलजुल के चीज़ें सीखते थे, एक दूसरे को सिखाते थे। सांस्कृतिक और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखा था हमने। ये सारी चीज़ें बतानी है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो पूछा है चिपका आंदोलन के बारे में कि चिपका आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े। ये क्वेश्चन जो है 2012, 16, 20 और इस साल भी ये रिपीट होगा, आप लिख के ले लो मुझसे। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि चिपका आंदोलन क्या है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में चिपका आंदोलन के ही इफेक्ट पूछ रहे हैं। एनालाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ चिपको मूवमेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि द चिपको मूवमेंट बिगिंस इन 1917 इन उत्तराखंड। मतलब जो चिपको आंदोलन है ना वो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, जो 1970 के दशक में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, जो तब उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ था। इसका देन अपार्ट फ्रॉम यूपी एज अ नॉन वायलेंस प्रोटेक्ट टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। मतलब जिसका वो मोटिव था ना वो ये था कि वनों की कटाई, मतलब डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई, जंगलों की कटाई को रोकना, एंड इन्वायरमेंट को सेव करना, उसकी रक्षा करना था। ये आंदोलन ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी और गैर हिंसा प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। इनका सिंबल ऑफ ग्रास रूट्स इन्वायरमेंटल लेड बाय रूरल मूवमेंट। ये ऐसा एक मूवमेंट था जब महिलाओं ने आगे बढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई और बिना हिंसा करे प्रतिरोध किया, इसलिए ये इस चीज़ का प्रतीक बन गया। अब क्या था ये, उसके मतलब इसके क्या इफ़ेक्ट वगैरह।
अब ये चिपको मूवमेंट क्या था, इसके क्या इफ़ेक्ट पड़े और ये मतलब इसमें किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे मुख्य बिंदु में। कि जो ये चिपको आंदोलन है ना, ये वन संरक्षण की चेतना थी। चिपको आंदोलन ने जंगलों को आर्थिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन दंडनीय प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया। ये विचार पहली बार सामने आया कि वनों की कटाई केवल राजस्व नहीं पारिस्थितिक संकट के लिए भी उत्पन्न करती है। मतलब ये वो टाइम था जब लोगों ने इस बात को लेकर लड़ा कि जो जंगल है वो सिर्फ हमारे लिए खाने का सोर्स नहीं है, बल्कि ये जो है ना हमारे लिए जीवन देने का भी काम करता है। ये हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम को संभालते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके बीच में बैलेंस बना कर रखते हैं, पारिस्थितिक संकट उत्पन्न नहीं होने देते हैं। ये सिर्फ टैक्स का सोर्स नहीं है हमारे लिए और सिर्फ खाने पीने का सोर्स नहीं है, ये हमें जीवन देते हैं, जीवन जीने के लिए हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें इस समय आई। द मूवमेंट एम्फेसाइज्ड फॉरेस्ट एज लाइफ सपोर्ट सिस्टम नॉट मेयर कमर्शियल एसेट्स। अब जो है ना सेकंड कि जब ये चिपका आंदोलन हुआ तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ, तो सब चिपका आंदोलन में जो है ना सबसे बड़ी जो भूमिका है ना वो महिलाओं की थी। कैसे, जो गांव की महिलाओं थी ना उन्होंने पेड़ों को गले से लगा लिया। जब वो लोग आए पेड़ काटने, जंगल में पेड़ काटने, तो जो वहाँ की महिलाएं वगैरह थी ना उन्होंने पेड़ों को गले से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है। और इससे ये स्पष्ट हो गया कि जो महिलाएं हैं वो पेड़ों को नहीं कटने देंगी और वो यहाँ के संरक्षण की अग्रणी कार्यकर्ता बनकर उभरी, जिसके कारण से सरकार को भी पीछे हटना पड़ा और फिर सरकारी नीतियों में कुछ बदलाव आए। आंदोलन के बाद कुछ वर्षों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में वन की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया। जिस तरह महिलाओं ने उसका संरक्षण किया तो उसके बाद सरकार को भी झुकना पड़ा और नीति में बदलाव आए और कुछ वर्षों के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर वनों की कटाई पर मतलब पेड़ों की कटाई पर रोक लग गई। वन नीति में लोक भागीदारी और पर्यावरणीय आकलन जैसे सिद्धांत शामिल करे गए। The movement led to temporary bans on deforestation and policy shift towards participatory forestry. अब जो है इसका सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड पे इफेक्ट पड़ा होगा, है ना, नहीं, इंडिया पे पड़ा होगा, इंडिया से बाहर भी पड़ा होगा। ग्लोबल मतलब होते हैं संपूर्ण विश्व। चिपको ने विश्व स्तर पर पर्यावरणीय न्याय की बहस को गति दी। अब जब ये मूवमेंट हुआ तो ग्लोबल तरीके पर मतलब इंटरनेशनल तरीके पर लड़ाई छिड़ गई और फिर लोगों ने पर्यावरण की इम्पोर्टेंस को समझा और उसके सपोर्ट में खड़े हुए, पर्यावरण के लिए रक्षा के लिए बातें उठी, बहस छिड़े और अन्य देशों ने भी हरित आंदोलनों को प्रेरित दिया और चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर जो अन्य देश थे उन्होंने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की एंड इन्वायरमेंट को सेव करने के तरीके ढूंढे और हरित आंदोलनों को प्रेरित किया। चिपको इंस्पायर ग्लोबल डिबेट्स ऑन इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड इन्फ्लुएंस अदर ग्रीन मूवमेंट वर्ल्ड वाइड। अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकला? चिपको आंदोलन केवल वनों की रक्षा नहीं बल्कि ये वैकल्पिक पर्यावरणीय सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सामुदायिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय पारिस्थितिक ज्ञान की मान्यता शामिल है। अब ये जो चिपको आंदोलन हुआ ना, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए मेन मूवमेंट हुआ। इसमें जो है ना महिला सशक्तिकरण दिखा, ये दिखा कि अगर महिलाएं कुछ सोच ले, ठान ले तो वो भी कर सकती है, महिलाएं किसी से कम नहीं है और एकता में बल होता है। जैसे सामुदायिक लोग आपस में मिले और पेड़ से चिपक गए तो सरकार को आगे झुकना पड़ा। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो औपनिवेशिक काल से रिलेटेड आया है, कॉलोनियल टाइम से, कि औपनिवेशिक काल में वन्य जीवों की स्थिति में आए परिवर्तन का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लाइफ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। मतलब जब हम आज़ाद नहीं थे, ब्रिटिश का रूल था हमारे ऊपर, तो जो वाइल्ड लाइफ थी उस पर क्या परिवर्तन आए, क्या डिफरेंसेस आए, वो चीज़ें हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे कि जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन में वनों और वन्य जीवों का शोषण तीव्र हुआ। शिकार को मनोरंजन और प्रतिष्ठा का माध्यम बना दिया गया, जिससे कई प्रजातियां संकट में आ गई। तो जब वो था ना कॉलोनियल पीरियड, मतलब क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, औपनिवेशिक काल। तो औपनिवेशिक काल में ना जो भारत की जो हालत थी ना, वन्य सिर्फ ऐसा नहीं था कि जंगलों की हालत बुरी थी, जंगल में रहने वाले जीव, वन्य जीव कहते हैं उन्हें, उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय थी। मतलब जो ब्रिटिश शासक थे ना, उन्होंने ना पेड़ों की कटाई तो शुरू करी लेकिन साथ में जीवों का शोषण भी शुरू किया। कैसे? जो वो ब्रिटिशर्स थे ना, उनके लिए जो है ना जानवर को मारना, उनका शिकार करना बुलेट से या तीर धनुष से एक गेम था और एक प्रतिष्ठा, मतलब अपने आप को शो ऑफ करना था कि मैं टाइगर मार सकता
बैठा हूँ, अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये सारी चीज़ें थी उनके लिए मनोरंजन और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। और इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे जानवरों की मनोरंजन के लिए शिकार किया। तो कई बार कोई हाथी के दांत वगैरह बेचने, मनके बनाने के लिए भी उनका शिकार हुआ। जंगलों की तो कटाई हुई तो उनकी हालत बहुत वो गंदी थी। और इससे क्या हुआ, बहुत सारी प्रजातियाँ, जो बहुत सारी स्पीशीज़ थी जो कि ख़त्म हो गई। कॉलोनियल रूल सो द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वाइल्ड लाइफ विथ हंटिंग प्रमोटेड एज अ स्पोर्ट एंड स्टेटस, पुशिंग सेवरल स्पीशीज टू द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। अब जो इसके वो है ना मेन पॉइंट्स, हम वो बताएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिला। व्यवस्थित शिकार नीति, अंग्रेज अफसरों के लिए शिकार स्पोर्ट्स बन गया और बाघ, शेर, तेंदुए जैसी बड़े शिकारियों को लक्ष्य बनाया गया। जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे ना, उनके लिए जो है ना शिकार, हंटिंग एक गेम था। और जो उसमें बड़े बड़े अफसर वगैरह थे, उनके लिए स्पोर्ट में ना जीतना एक वो था, अपना रुतबा हासिल करना था, लोगों के सामने अपनी इमेज को बढ़ाना था। इसलिए वो क्या करते थे, बाघ, शेर, टाइगर, तेंदुए वगैरह जो होते हैं ना बड़े बड़े जानवर, इन लोगों को शिकार करते थे, क्योंकि बाघ, शेर, तेंदुए बहुत ताकतवर जानवर माना जाता है और इनका जिसने शिकार कर लिया वो व्यक्ति भी ताकतवर माना जाता था। Hunting became a regulated pastime for British officers, targeting tigers, lions, and leopards. इनाम प्रणाली, अब क्या हुआ कि इन सब चीज़ों पे इनाम घोषित कर दिया गया कि अगर कोई इस जानवर को मारेगा तो उसको इतना कैश दिया जाएगा, इतना प्राइस दिया जाएगा। तो इसलिए भी होड़ मच गई, जानवरों के शिकार पर इनाम घोषित किया गया, जैसे बाघ को मारने पर नकद पुरस्कार। इससे वन्य जीवों की संख्या में तेजी से गिरावट आया। अब जो है ये उनके लिए एक स्पोर्ट्स और रुतबा का काम तो कर ही रहा था, लेकिन मनोरंजन लोगों का इसलिए होता था क्योंकि अगर कोई किसी बड़े जानवर को मारता था तो उसको कैश प्राइज मिलता था। जैसे कि जो इंसान बाघ को मार देता था, टाइगर को, उसको कैश रिवॉर्ड दिया जाता था। और इस कैश रिवॉर्ड को जीतने की होड़ में भी जो है लोग एक जानवरों के पीछे पड़ गए थे उनकी हत्या करने के लिए। और इस कारण से जो है वन्य जीवों में, मतलब वन में रहने वाले जीवों की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आई। bounties वर ऑफर्ड फॉर किलिंग एनिमल्स, एक्सेलरेटिंग वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन। अब इससे क्या हुआ, आवासीय संकट भी उत्पन्न हुआ। कैसे कि जब पेड़ वेड़ कट गए तो पेड़ों, मतलब जंगल में जो पेड़ होते हैं तो कई जानवर, लंगूर हो गए, बंदर हो गए, पेड़ों पे रहते हैं। कई जानवर तो झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब जंगल कट गए, जंगल के अंदर के गड्ढे, पेड़ सब कट गए, तो वहाँ के जानवर तो इधर उधर जाएंगे या फिर वो बेचारे मर जाएंगे। जब उनके अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो वो मरेंगे। तो वही चीज़ है कि जब पेड़ों की कटाई हुई, जंगलों की कटाई हुई और रेलवे लाइन्स बिछने लगी तो क्या हुआ, जीवों के आवास नष्ट हो गए। जो जानवर थे उनके रहने के घर वगैरह सारी चीज़ नष्ट हो गई। उनके जो कहते हैं ना वातानुकूलित, मतलब जो इन्वायरमेंटल था, उनसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट वो उन्हें नहीं मिला, जिस कारण से वो धीरे धीरे मरने लगे और समाप्ति हो गई। खाद्य श्रृंखला और प्रवासी प्रणाली बाधित हुई। मतलब जो होते हैं ना इकोसिस्टम, कि सांप को मेंढक खाएगा, मेंढक को ये खाएगा, तो ये जो होता है ना इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र, वो इफेक्ट होने लग गया। डिफॉरेस्टेशन एंड रेलवेज डिस्ट्रॉयड हैबिटेट्स, डिस्टर्बिंग माइग्रेशन एंड फूड चेन। हाँ, उसे फूड चेन कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में। और जो पारंपरिक संरक्षण प्रणाली का क्षय हुआ, मतलब जो स्थानीय लोग थे ना, वो जैसे जानवरों को बचाने के लिए जो जो चीज़ें करते थे, या फिर जंगलों को जो मानते थे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना पेड़ों की पूजा करते हैं, आज भी लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, आग के पेड़ की पूजा। तो वही हुआ कि स्थानीय जो समुदाय थे उन्होंने वन देवता जैसे लोगों को मानते थे, लेकिन जब पेड़ कटने लगे तो अंग्रेज़ों द्वारा उनको उपेक्षित दिया गया। मतलब अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक पेड़ था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों के अकॉर्डिंग वो देवता जैसे थे। Traditional culture, values and commodity norms protecting wildlife were discarded. अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकला, ब्रिटिश नीति ने वन्य जीवों की रक्षा नहीं की। मतलब जो कॉलोनियल टाइम था उसमें जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वन में रहने वाले जीवों की रक्षा नहीं की। जब उन्होंने पेड़ ही काट दिए तो उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि जंगल में रहने वाले जानवर कैसे रहेंगे, बल्कि उनका दोहन को प्राथमिकता दी। मतलब बल्कि जानवरों को ख़त्म करने की प्राथमिकता दी। कैसे, क्योंकि जो है उन्होंने उनके लिए हंटिंग वगैरह एक स्पोर्ट्स का काम करता था। जो बाघ को मार देता था उसको इनाम मिलेगा, ऐसी सारी चीज़ों को प्रमोट किया, जिससे क्या हुआ, फूड चेन बिगड़ा, इनबैलेंस हुआ और जैव विविधता की हानि हुई।
जिसका असर आज भी हम देख सकते हैं। आज भी काफ़ी सारे जानवर जो है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से बाहर देशों से भी ख़रीदा जाता है वो टाइगर्स वगैरह। कॉलोनियल वाइल्ड लाइफ पॉलिसी फोकस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशंस ओवर कंजर्वेशन रिजल्टिंग इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज के उसमें 3 क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में करूँगी। आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लीजिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। लाइक तो आप करेंगे नहीं।